हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में। और इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में हमने लास्ट टाइम वनस्पतियों को पढ़ा था। ठीक है जी। वनस्पतियों के बारे में हमने क्षैतिज आधार पर और ऊर्ध्वाधर आधार पर भी वनस्पतियों को बांटने का प्रयास किया था, और हमने जाना था कि कैसे कैसे पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय में ऊर्ध्वाधर आधार पर वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। हमने आपको क्रम भी लिखाया था कि ऊंचाई के आधार पर जब आप पूर्वी क्षेत्र की बात करते हैं तो वहां पर वनस्पतियां आपको टुंड्रा वनस्पतियां पाई जाती हैं। अंतिम रूप तक, अंतिम चोटियों तक वहां पर बर्फ की संभावनाएं कम दिखाई देती हैं, क्योंकि वो क्षेत्र जो है वो भूमध्य रेखा अर्थात 0 डिग्री के ज्यादा नजदीक दिखाई देता है, और कर्क रेखा के भी सबसे ज्यादा नजदीक है। ठीक है जी। साथ ही साथ जब हम पश्चिमी हिमालय की बात करते हैं तो वो बहुत ज्यादा दूर दिखाई देता है, तो इसलिए वहां की चोटियां, वहां की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वहां पर बर्फ दिखाई देती है। और 4000 मीटर से ऊंचाई पर जाने पर टुंड्रा जलवायु टुंड्रा 4000 तक जो है वो टुंड्रा जलवायु पाई जाती है पश्चिमी हिमालय में। और उसके बाद वहां पर कोई वनस्पति का कोई नामो निशान नहीं मिलता है। ठीक है जी। आज हम बात करते हैं आर्द्रभूमियों की। किसकी बात करते हैं? आर्द्रभूमि। ठीक है जी। आर्द्रभूमि या फिर इसको नम भूमि क्षेत्र भी बोलते हैं। ठीक है जी। इसी को इंग्लिश में वेटलैंड बोला जाता है जी। वेटलैंड्स क्या बोला जाता है? वेटलैंड। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आर्द्रभूमि क्या है, क्योंकि इन्हीं के संरक्षण के लिए एक्चुअल में रामसर कन्वेंशन हुआ था। ठीक है। तो आर्द्रभूमियां वो स्थल होती हैं, ऐसे स्थल हैं जहां पर, जैसे मान लीजिए कि ये स्थल वाला क्षेत्र है, ठीक है, और ये है समुद्र वाला क्षेत्र। ठीक है। तो ऐसा क्षेत्र जहां पर शुष्क जलवायु, ठीक है जी, और नम जलवायु आपस में मिलती हो। ठीक है जी। और वो क्षेत्र 6 मीटर से ज्यादा गहरा ना हो। कितना हो? 6 मीटर से ज्यादा। तो उसकी गहराई 6 मीटर से गहरी ना हो, चाहे वो प्राकृतिक हो, अप्राकृतिक हो, चाहे वहां पर जल स्थिर हो या फिर बहता हुआ हो। जब वहां पर दो तरीके की जलवायु आपस में मिलती हैं तो उस क्षेत्र को आर्द्रभूमि क्षेत्र कहते हैं। और यही कारण है क्योंकि यहां पर ज्यादा दो जलवायु आपस में मिलती हुई दिखाई देती हैं। तो ये जो क्षेत्र है जैव विविधता की दृष्टि से ज्यादा समृद्ध पाया जाता है। जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है, अर्थात यहां पर वनस्पतियों की अधिकता और जीवों की अधिकता ज्यादा दिखाई देती है हमें। ठीक है। तो ये क्षेत्र आपको पता होना चाहिए। इन क्षेत्रों में आपके झीलें आ सकती हैं, तालाब हो सकते हैं, ठीक है जी, दलदली क्षेत्र हो सकते हैं, मैंग्रोव वन हो सकते हैं। ठीक है। ये सभी क्षेत्र जो हैं ये सब किस में शामिल होंगे? वेटलैंड में शामिल होते हैं। ठीक है। तो आप इसकी चाहे तो डेफिनेशन लिख सकते हैं। आर्द्रभूमि क्षेत्र लिखिएगा। आर्द्रभूमि क्षेत्र एक ऐसा जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है, एक ऐसा जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है जिसके अंतर्गत नम और शुष्क, जिसके अंतर्गत नम और शुष्क दोनों वातावरण की विशेषताएं पाई जाती हैं। नम और शुष्क दोनों वातावरण की विशेषताएं पाई जाती हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत दलदली कच्छ क्षेत्र जो कृत्रिम या प्राकृतिक हो, जो कृत्रिम अर्थात मानव निर्मित या प्रकृति द्वारा निर्मित हो, स्थायी या अस्थायी हो, स्थायी या अस्थायी हो, जल रुका हुआ हो या बहता हुआ हो,
जल रुका हुआ हो या बहता हुआ हो, इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ठीक है जी। साथ ही समुद्र तटीय क्षेत्र, साथ ही समुद्र तटीय क्षेत्र जो 6 मीटर से अधिक गहरे नहीं हैं, समुद्र तटीय क्षेत्र जो 6 मीटर से अधिक गहरे नहीं हैं भी इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिए कौन कौन से क्षेत्र हैं। मैंग्रोव है, जवार नदमुख है, ठीक है जी, दलदली क्रीक है, प्रवाल भित्तियां हैं, तालाब हैं, झीलें हैं। ठीक है जी। ये सारे के सारे क्षेत्र जो हैं किसमें शामिल किए जाते हैं, आर्द्रभूमि क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। ठीक है। तो आप इनको एग्जाम्पल के तौर पर याद रख सकते हैं। ठीक है। खाड़ी वगैरह के क्षेत्र को भी आप इनमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं आर्द्रभूमियों के संरक्षण की बात। ठीक है जी। तो सबसे पहले आर्द्रभूमि, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ये अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं, तो इन क्षेत्रों को संरक्षित करने के लिए क्या करने के लिए, इन क्षेत्रों को आर्द्रभूमि क्षेत्रों को संरक्षित करने हेतु 2 फरवरी 1971 को 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन होता है। क्या होता है, रामसर सम्मेलन। रामसर एक्चुअल में ईरान का एक शहर है, ईरान के शहर रामसर में होता है जी, इसलिए इसका नाम रामसर कन्वेंशन पड़ गया। कब हुआ है, 2 फरवरी 1971 को। ठीक है जी। और इस कन्वेंशन के तहत इन व्यवस्थाओं को 1975 में रामसर कन्वेंशन को लागू किया गया। कब किया गया, 1975 में। भारत ने इस पर कब हस्ताक्षर की, आप याद रखिएगा, 1982 में भारत ने रामसर सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए। ठीक है जी। अब रामसर कन्वेंशन के तहत मैंने आपको डेफिनेशन बताई दी है, ये सारी डेफिनेशन जो है ये रामसर कन्वेंशन के तहत ही है एक्चुअल में। ठीक है। 6 मीटर की गहराई वाला जो कॉन्सेप्ट है वो रामसर कन्वेंशन के तहत ही लिया गया था कि 6 मीटर से अधिक गहरा नहीं होना चाहिए उस तरफ। ठीक है। क्योंकि ये क्षेत्र जो है विश्व की लगभग 40% जैव विविधता को कवर करता है। ठीक है। इसलिए इस क्षेत्र की जो इंपॉर्टेंस है वो अत्यधिक दिखाई देती है। ठीक है। इसीलिए सभी लगभग 150 के आसपास देशों ने इस पर हस्ताक्षर भी किए हैं। ठीक है। इसी के तहत जब आपसे पूछा जाए कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है। वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक है। भारत की जब हम बात करते हैं भारत में कि भारत में रामसर कन्वेंशन के तहत कितने रामसर स्थल हैं। ठीक है। तो भारत में जब हम बात करेंगे, भारत में आर्द्रभूमि या फिर रामसर स्थल कितने हैं। ठीक है। तो अगर मैं वर्तमान के डाटे की बात करूं, और ये डाटा जो है 2 फरवरी
26 का है ये, 26 तक कितने स्थल हैं? 98 रामसर स्थल हैं भारत में। कितने हैं? 98। ठीक है, 98 में से अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा कौन से राज्य में है, सबसे अधिक, ठीक है, तो सबसे अधिक जो है वो है तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में वर्तमान में 20 रामसर स्थल हैं। उसके बाद जो दूसरा नाम आता है वो आता है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में 11 रामसर स्थल हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि सबसे ज्यादा कहां पर है? तमिलनाडु में, और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश। सबसे कम की जब हम बात करते हैं, सबसे कम वाले राज्य बहुत सारे हैं। ठीक है, इसमें कई सारे राज्य हैं, जैसे त्रिपुरा है। ठीक है जी, त्रिपुरा में एक है, और मणिपुर है। ठीक है, उसमें भी एक ही है। उड़ीसा में भी एक ही है। ठीक है जी, ये बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर केवल एक एक ही, क्या कहते हैं, रामसर स्थल। जैसे त्रिपुरा में रुद्रसागर झील है, मणिपुर में लोकटक झील है, उड़ीसा में कोल्लेरू झील है। ठीक है, यहां पर एक एक रामसर स्थल ही दिखाई देता है। लेकिन जब आपसे पेपर में आएगा कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि ये है सुंदरवन डेल्टा। ठीक है जी, कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। तो भारत का सुंदरवन डेल्टा जो है वो सबसे बड़ा रामसर स्थल है। ठीक है, क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है, तो ये सबसे बड़ा रामसर स्थल भी है। ठीक है, जब मैंने आपको यहां पर मैंग्रोव ज्वारनदमुख वाले क्षेत्र लिखाए थे, तो यहां पर आप मैंग्रोव के साथ डेल्टा भी कर लीजिए, क्योंकि डेल्टाई क्षेत्र भी वो हैं जहां पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है, और ये पानी और स्थल वाले क्षेत्र से मिलकर बनते हैं। ठीक है, सबसे छोटे की बात करते हैं, तो सबसे छोटे एक्चुअल में रामसर स्थल, सबसे छोटे के मामलों में 2 रामसर स्थल आपको दिखाई देते हैं। पहला जो है वो है रेणुका झील। रेणुका झील जो है वो है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसकी जो एरिया है वो 0.2 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है जी? 0.2 किलोमीटर स्क्वायर, अर्थात 20 हेक्टेयर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, 0.2 किलोमीटर अर्थात 20 हेक्टेयर। ठीक है जी, इसके अलावा भी एक और झील है जो तमिलनाडु में है, जिसको बोलते हैं वेम्बुनूर झील। ठीक है जी, वेम्बुनूर। ठीक है जी, 2 नए हैं। ठीक है, वेम्बुनूर झील जो है, ये झील भी एक्चुअल में 0.2 किलोमीटर स्क्वायर है, और ये तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु में। तो 2 झीलें ऐसी हैं जो भारत में रामसर स्थल सबसे छोटे हैं अभी तक एरिया के मामले में। ठीक है, तो आपके एग्जाम में हो सकता है रेणुका आ जाए वहां पर, या फिर वेम्बुनूर झील आ जाए, तो आपको इनका याद रखना है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि भारत में जो 98 रामसर स्थल हैं वो एक्चुअल में कौन कौन से हैं। ठीक है, इसकी हम बात करते हैं रामसर स्थल की। तो रामसर स्थल का मैं आपको एक मैप देता हूं। ठीक है जी, आप उसी में से लिखने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपको एक एक रामसर स्थल की लिस्ट दे देता हूं। ठीक है जी, ठीक है, ये रहा आपके लिए एक मैप जिसमें सभी रामसर स्थल बताए गए हैं। ठीक है जी, मैं आपको ऊपर से लेकर चलता हूं। ठीक है जी, तो आपको एक एक नाम जो है वो आपको बता देता हूं। देखो जी, ये पूरा का पूरा रामसर स्थल का मैप है। ठीक है जी, मैं आपको इंपोर्टेंट भी बता देता हूं कि कहां कहां पर, जैसे मैंने कहा था कि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर स्थल हैं, 20 हैं। ठीक है, उसके अलावा यूपी में 11 हैं। ठीक है जी, तो दूसरे नंबर पर कौन आता है? यूपी आता है। और तीसरे नंबर पर जब हम बात करते हैं तो हम पंजाब की बात करते हैं। तीसरे नंबर पर पंजाब है, जहां पर 6 राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने के लिए मिलते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, उड़ीसा में भी 6 राष्ट्रीय उद्यान आपको
देखने के लिए मिलते हैं। और ये 6 के 6 जो हैं यहाँ पर पूरे नहीं लिखे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। चौथा मैं आपको लिख देता हूं यहीं पर, भीतरकनिका, ठीक है। 5वां है सतकोसिया, ठीक है। और छठा है हीराकुंड। हीराकुंड डैम जो है, हीराकुंड बांध, ये 6 हैं जी पूरे के पूरे, ठीक है। अब बात करते हैं सीधे ऊपर से, ठीक है। लद्दाख की बात करते हैं। लद्दाख में 2 ही राष्ट्रीय आर्द्र भूमि स्थल हैं, वेटलैंड है। पहला है तसो मोरिरी, दूसरा है तसोकर। ये इंपॉर्टेंट है, लद्दाख के आपके पेपर में आए हुए हैं, ठीक है जी। उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में केवल एक ही वेटलैंड है जिसका नाम है आसन कंजर्वेशन रिजर्व, और जो कि देहरादून में है, ठीक है जी। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। हिमाचल की बात करते हैं। हिमाचल में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब 3 वेटलैंड है। पहला है पोंग, दूसरा है चंद्रताल, एक्चुअल में ये चंद्रताल है, ठीक है जी, चंद्रताल वेटलैंड जिसको हम बोलते हैं। तीसरा है रेणुका, ठीक है। ये था लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। इधर बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में 5 वेटलैंड आपको दिखाई देंगे, वुलर, होकेरा, सुरिसर, हाइगम, सालबुग, ठीक है जी। वुलर, होकेरा, सुरिसर, हाइगम, सालबुग। पंजाब में जब हम आपको बात करते हैं, पंजाब के 2 वेटलैंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में भी आए हुए हैं। एक तो है हरिके, एक रोपड़। ये इसलिए भी आते हैं क्योंकि ये ज्यादा जनसंख्या के लिए इंपॉर्टेंट है। हरिके बांध के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है जी। यहीं से ही इंदिरा सागर नहर निकलती है। तो हरिके झील, कांजली झील, रोपड़, केशोपुर मियानी, व्यास और नागल वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहला हरिके, कांजली, रोपड़, केशोपुर, व्यास, नागल, ठीक है। यहां पर मैंने आपको सबसे अधिक वाले राज्य लिखाए थे, ठीक है जी। तो सबसे अधिक वाले राज्यों में चाहे तो आप पंजाब भी लिख लीजिए, पंजाब और छत्तीसगढ़, पंजाब और उड़ीसा। पंजाब और उड़ीसा दोनों में कितने कितने हैं? 6 वेटलैंड है, ठीक है जी। तो कभी आपके पेपर में आ जाए इन केस, इसलिए आपको बताना जरूरी है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे पंजाब की, अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में 2 ही हैं। हरियाणा का याद रखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर वेटलैंड भी 2 हैं। पहला है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य जो वेटलैंड की कैटेगरी में आता है, ठीक है। राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में केवलादेव, शांभर, मेनार, खींचन, सिलिसेड, ठीक है। इसके बारे में आपको बता दूं, भारत के जो सबसे पहले 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ही हैं, ठीक है। जब हम मॉनिटरेक्स रिकॉर्ड की बात करेंगे तो उसमें भी ये शामिल है, ठीक है। और ये इंपोर्टेंट में से एक है, ठीक है। इस पर स्टार लगा के रखिएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में भोज है, सांख्य है, सिरपुर है, यशवंत है, तवा है। सांख्य आपके पेपर में आया हुआ है, ठीक है जी। सांख्य और भोज दोनों आए हुए हैं, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा था बार बार कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इनकी, क्योंकि पेपर में लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। और अब तो खैर ये हो गया है कि एग्जामिनर क्या कर रहा है, पहले क्या करता था, केवल ये पूछ लेता था, जैसे उसने लिख के दिया कि सांख्य आर्द्र भूमि वेटलैंड निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, कोई सा भी राज्य दे देता था, ठीक है। लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर रहा है। अब वो क्या करता है, इधर राज्यों के नाम दे देता है एक साइड, और एक साइड दे देता है वेटलैंड, दोनों को मैच करवाता है, ठीक है। वो थोड़ा कठिन होता है जब आपके वेटलैंड याद ना हो। अगर वो आपके उसमें से 2 या 3 वेटलैंड भी याद हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक वेटलैंड याद होने पर ही आपका काम बन जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। गुजरात की बात करते हैं। ये है नल सरोवर, थोल झील, बाधवाना, खिजड़िया, छरी डांड, ठीक है जी। ये छरी डांड जो है, इसको छरी डांड को कच्छ वेटलैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कच्छ वेटलैंड, ठीक है, ये याद रखिएगा। महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में नंदूर, मधमेश्वर, लोनार, थाने। लोनार जो है झील भी है, ठीक है जी। इसके बारे में भी याद रखिएगा। साथ ही साथ बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक की बात करते हैं तो यहां पर कर्नाटक में रंगनाथितु, अंकसमुद्र, अगनासिनी, और ये जो है ये एक्चुअल में इसको बोलते हैं मगाड़ी केरे, मगाड़ी केरे संरक्षण रिजर्व, ठीक है जी। केरल की बात करते हैं। केरल वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में तीनों आए हुए हैं, क्योंकि अष्टमुदी झील जो है वो एक क्या कहते हैं जी, प्रवाल भित्ति वाले क्षेत्र झील का उदाहरण है, तो इसलिए आपके पेपर में आई हुई है, ठीक है। वेमना झील भी उसी का उदाहरण है, तो ये इसलिए तीनों आपके पेपर में आए हुए हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सिक्किम, बिहार की बात करते हैं, ठीक है जी। बिहार में जब हम जाते हैं तो यहां पर काबर झील, ये आपके एग्जाम में आई हुई है, ठीक है। नागी, नकटी, गोकुल, उदयपुर, ठीक है।
जब आप इसके नोट्स बनाएं तो जूम करके, ठीक है जी, अपनी स्लाइड को जूम करके इसको रोक के तब आप नोट्स बनाइएगा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आपके पेपर, आपके नोट्स में ये एक एक आर्द्रभूमि स्थल लिखा हुआ होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि यहां से क्वेश्चन कोई भी स्किप हो जाए, ठीक है। इसमें से अगर आपके 50% भी याद हो गए, जो मैंने आपको इंपोर्टेंस बताई है कि कौन कौन से इंपोर्टेंट है, आपने आसपास के राज्यों के लिए जरूर याद रखिएगा। साथ ही साथ उनको याद कीजिएगा जो आपके पिछले 1 या 1.5 साल के करंट अफेयर में आए हैं, पिछले 1 या 1.5 साल के करंट अफेयर में, या फिर जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आए हुए हैं। मैं गारंटी लेता हूं कि कोई भी वेटलैंड आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। पहला, जो आपके पुराने वेटलैंड है, मतलब जो आपके पीवाईक्यूज में आए हैं, ठीक है। दूसरा, जो पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर में रहे, इसके अलावा कोई नया मत पढ़िएगा, ठीक है। जो 1.5 साल के करंट अफेयर में नए बने हैं उनको याद कीजिएगा, पीवाईक्यू वाले याद कीजिएगा, दोनों को मर्ज कर लीजिएगा। मैं आपको गारंटी लेता हूं कि आपका कम वेटलैंड कर कर ही काम हो जाएगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं सिक्किम की। ये सिक्किम में बिहार की हम बात कर रहे थे, काबर, नागी, नकटी, गोकुल, उदयपुर। उत्तर प्रदेश के मैंने आपको बताया था 11 आर्द्रभूमि स्थल यहां पर दिखाई देते हैं। ऊपरी गंगा नदी, नवाबगंज, सांडी, समसपुर, समन, पार्वती, सरसई, सुरु सरोवर, हैदरपुर, बखीरा, पटना, ठीक है। सुरु सरोवर को कीथम भी बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सिक्किम की। खेचो ओपलरी वेटलैंड जो है वो यहीं पर है, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसका नाम जो है थोड़ा अजीब सा आपको नाम दिखाई देगा। असम में जाते हैं तो दीपोर झील आपको मिलेगी, मणिपुर में जाएंगे तो लोकटक झील आपको मिलेंगे। ये पेपर में कई बार आई हुई है। जब मैंने आपको फ्रेश वाटर लेक लिखाई थी तो वहां पर लोकटक झील का उदाहरण दिया था। मैंने कहा था कि ये पहली ऐसी झील है जो तैरती हुई झील का उदाहरण है, और ये राष्ट्रीय उद्यान में भी काउंट की जाती है, ठीक है जी, लोकटक झील जो है, ठीक है। फिर आते हैं मिजोरम। मिजोरम में पाला आर्द्रभूमि, त्रिपुरा में रुद्रसागर, झारखंड में उधवा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कोपरा जलाशय है, ठीक है, एक ही झील यहाँ पर, एक ही आर्द्रभूमि आपको दिखाई देती। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है। पश्चिम बंगाल में 2 है। सुंदरवन डेल्टा के मैंने बता दिया था कि भारत की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि स्थल है, ठीक है। एक यहाँ पर पूर्व कोलकाता आर्द्रभूमि भी है। उड़ीसा में मैंने आपको 6 बताए थे। चिल्का यहाँ पर दिया हुआ है, तंपारा, अंसुपा, उसके अलावा भितरीकनिका, सतकोसिया और हीराकुंड, ठीक है। 6 आर्द्रभूमि स्थल यहाँ पर दिए गए हैं। और अंतिम रूप से जो आपके तमिलनाडु में है 20 आर्द्रभूमि स्थल, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने की संभावना 75% है, ठीक है जी। पहला है पॉइंट क्लेमरी वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। दूसरा है करिकिली, पल्लिकरनई, पिचवरम, कुंथनकुलम, मन्नार की खाड़ी, उदयमारदत्तपुरम, वेदांतंगल, वेलोड, वेम्बनूर। ये मैंने वेम्बनूर के बारे में आपको बता रहा था कि भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि स्थलों में से एक है। ऊपर मैंने हिमाचल प्रदेश के रेणुका भी बताई थी। चित्राकुंडी, सुचिंद्रम, बुडवूर, कांजीरकुलम, क्राइगवेटी, ठीक है जी, लॉन्गवुड, नंजरायण, काजूवेली, सकरा कोट्टई और तीर्थगल, ठीक है। ये सारे हैं, ये आपको याद रखना है। तमिलनाडु का तो आप नाम से ही याद रख सकते हैं, ठीक है जी। नाम आप देखेंगे कि नाम इनके लगभग तमिलनाडु के क्षेत्र में जो नाम बोले जाते हैं उनको आप याद रख सकते हैं। ये 2 झीलें तो आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। ये आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है, इसलिए ये आपको यहां पर स्टार लगा के बताया था, ठीक है। यूपी के 20, तमिलनाडु के 20 के 20 आपको याद होने चाहिए। देखो जी, मैं आपको एक बार और बता रहा हूं कि तमिलनाडु के 20 के 20 याद करने हैं, ठीक है। ऊपर के आप कितने याद करते हैं, इस बात का निर्णय इससे होगा कि आपने तमिलनाडु के कितने किए। क्योंकि तमिलनाडु का अगर उसने पेपर में पूछा तो 98% चांस है कि तमिलनाडु में से एक जरूर आएगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर तमिलनाडु और यूपी की जो संख्या है 20 + 11 31 बैठती, 31 बैठती है, और टोटल जो है वो 98 है। लगभग 1/3 आर्द्रभूमि स्थल 2 ही राज्यों में कवर हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैं बार बार यहां पर फोकस कर रहा था, ठीक है। अब बात करते हैं, ये थे सभी आर्द्रभूमि स्थलों की, ठीक है। आर्द्रभूमि स्थलों के अलावा रामसर स्थल में एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड भी बनाया गया था। क्या बनाया गया था? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की शुरुआत जो है वो की हुई थी 1990 में।
कब हुई थी? 1990 में इसकी शुरुआत की गई थी। शुरुआत करने का उद्देश्य था कि ऐसे आर्द्रभूमि स्थल जो मानवीय गतिविधियों के कारण अपनी जैव विविधता को खो चुके हैं। ठीक है जी, क्या हुआ है? मानवीय गतिविधियों के कारण अपनी जैव विविधता को के कारण उनकी जैव विविधता को हानि पहुंच रही हो और ये आर्द्रभूमि स्थल अपने अंतिम चरण में हो। ठीक है जी। तो जब कोई आर्द्रभूमि स्थल मानवीय गतिविधियों के कारण अपनी विशेषताएं खोने लगता है, ठीक है जी, तो उसको मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। ठीक है। और भारत में 1992-93 के आसपास 3 आर्द्रभूमि स्थल शामिल किए गए थे, लेकिन वर्तमान की जब हम बात करते हैं तो वर्तमान में 2 ही आर्द्रभूमि स्थल इसमें शामिल हैं। एक है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो राजस्थान में है। ठीक है जी। दूसरा है लोकटक झील, मणिपुर। दोनों के दोनों कहां पर हैं? आर्द्रभूमि स्थल में शामिल हैं। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि 1993 में आर्द्रभूमि स्थल में चिल्का झील को भी शामिल किया गया था। ठीक है जी। तो चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है, 2002 में मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया। अर्थात इसका मतलब यह है कि इसकी स्थिति, चिल्का झील की जो स्थिति है, जो चिल्का झील जो उड़ीसा में है, ठीक है जी, उसकी स्थिति अब बेहतर हो चुकी है। ठीक है। तो जब बेहतर स्थितियां हो जाती हैं किसी झील की, तो उसको कहां निकाल दिया जाता है? उसको मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड से बाहर निकाल दिया जाता है। इसीलिए आपके लिए रामसर स्थल जो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। किस लिए? क्योंकि यहां पर चिल्का झील को और ऐसे मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड बना लिए जाते हैं जो आर्द्रभूमि स्थल के अंतर्गत आता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि बताइए मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? ठीक है जी। तो याद रखिएगा, ये एक्चुअल में रामसर सम्मेलन का ही भाग है, के भाग के रूप में कार्य करता है, के रूप में कार्य करता है। ठीक है जी। इतना आपको याद रखना है। ठीक है। ये था आज की क्लास में। आज की क्लास में हमने सभी रामसर स्थलों के बारे में कवर किया है। कोशिश कीजिएगा, क्योंकि क्लास जो है, अगर मैं एक एक रामसर स्थल करके लिखवाता तो आपकी क्लास 1 घंटे की हो जाती। इसलिए मैंने आपको एक पीपीटी के माध्यम से, एक फोटो के माध्यम से चीज़ों के बताने का प्रयास किया है। ठीक है जी। तो इसीलिए आप इस वीडियो को पॉज करके, ठीक है, रोक के सभी का नोट्स बनाइएगा, क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी कहा था, रामसर स्थल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मैंने सारी चीज़ें जितनी भी हो सकती थी वो सब कवर करा दी है एक ही क्लास में। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2023 को कवर करेंगे, और वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।